नमस्ते, स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में। और आज लाए हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉजेटिव वर्ब के बारे में। बच्चों, ये कॉजेटिव वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे स्पीकिंग कोर्स के लिए, क्योंकि ये इसके सेंटेंस बड़े अजीब होते हैं और इसको ट्रांसलेट करना भी बड़ा अजीब होता है। तो आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ये कॉजेटिव वर्ब क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे और पॉजिटिव वाले वाक्य को हम इजीली बिल्कुल आसानी से कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये नॉलेज चाहिए तो पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करें और जहां भी डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार और मेरी बातों को ध्यान रख लें कि अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपका भी चैनल है। और जो बगल वाली बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें आपके लिए तो आपको वो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो बच्चों, चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे ये कॉजेटिव वर्ब है क्या। आपको मैं बताना चाहूंगा, कॉजेटिव वर्ब मोडाल्स वर्ब में आता है, ठीक है। और मैंने आपको बार बार कहा कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलनी है, तो तीन चीजें आपको आनी चाहिए। मतलब जो सेंटेंस के टाइप है, तीन सेंटेंस है, आपको उसको याद करना पड़ेगा। एक सिंपल सेंटेंस, टेंस वाले सेंटेंस, मोडाल्स वाले सेंटेंस। ये सेंटेंस अगर आप पहचान सकते हो तो आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो और आपको स्पीकिंग कोर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी बाधा नहीं आएगा। तो थोड़ी सी बात करेंगे ये कैसे पहचानेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या है, टेंस वाले सेंटेंस क्या है, मोडाल्स वाले सेंटेंस क्या है। तो बच्चों, सिंपल सेंटेंस में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ये बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे, ठीक है। अभी आपको सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सेंटेंस में कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है। टेंस में एक्टिविटी होती है, लेकिन एक्टिविटी करता ही करेगा, यानी जो एक्टिविटी हो रही है हमारे सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाएगा, ये रूल है। लेकिन मोडाल्स ऐसा नहीं होता है। मोडाल्स में एक्टिविटी तो होगा, क्रिया तो होगी, लेकिन वो क्रिया खुद करता नहीं करेगा, ठीक है। ये मोडाल्स में आता है, अभी हम आपको और समझाने का प्रयास करेंगे। मोडाल सेंटेंस में होता क्या है कि संभावना प्रकट करना, आज्ञा देना, आज्ञा लेना, किसी चीज का एबिलिटी दिखाना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, आपको याद जो रखने वाली चीज है वो ये है कि एक्टिविटी तो होगा, लेकिन क्रिया जो करता हमारा वो नहीं करेगा। कैसे समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि मोडाल्स क्या है। यहाँ कह रहा है कि मैं खाना पकाता हूं, तो मैं खाना पकाता हूं, करता कौन है, मैं। खाना हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, पकाना का क्रिया हो गया। तो मैं ही तो खाना पका रहा हूं ना, यानी कि करता खुद क्रिया कर रहा है, उस काम को कर रहा है, उस कार्य को कर रहा है। तो ये टेंस है, जिसमें लिखा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर हमने वाक्य को थोड़ी सी घुमा दिया कि मैं खाना पकवाता हूं, चेंज हो गया भाव। यानी कि मैं खाना पकवाता हूं, मैं पकाता नहीं हूं, मैं करता हूं, मैं पकाता नहीं हूं, मैं खाना किसी थर्ड पर्सन से पकवाता हूं। तो ये मोडाल्स में आ गया। और उसी मोडाल्स का एक भाग है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है कॉजेटिव वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग कोर्स के लिए भी, आपके जो ग्रामर है ये एडवांस ग्रामर में आता है। तो आज हम पूरी जो भी चीजें हैं इसके बारे में हम वो चीज समझेंगे। जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो कॉजेटिव वर्ब है क्या, पहले हम ये बात करेंगे। तो कॉजेटिव वर्ब को बोलते हैं कारणवाचक क्रिया, यानी ऐसी क्रिया होती है जो करती नहीं है, ये किसी क्रिया को करने का कारण बनती है, कारण बन रही है, ठीक है ना। ये मेरी बात समझेंगे। तो जब कोई कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके, ये याद करेंगे, याद कर लेंगे कि जब कोई कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी थर्ड पर्सन से करवाता, खुद नहीं करता, दूसरे से करवाता है, तो वहां जो क्रिया स्टार्ट करेंगे वो कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। वो कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास कुल 3 कॉजेटिव वर्ब आपके सामने दिख रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मैक, गेट, लेट, ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही है। ये लेट बिल्कुल अलग है, लेट अलग है, इनको हम पहले बात करेंगे, मैक और गेट को। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इनके बीच के डिफरेंट को समझना। अगर आपके इनके बीच के डिफरेंट को समझ गए तो कोई भी डाउट आपको होने वाली नहीं है। ये बिल्कुल अजीब सेंटेंस होती है जो टेंस से बिल्कुल अलग है। अगर आप सोचते हो कि आपने टेंस पढ़ के आप इंग्लिश बोल सकते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको मोडाल्स के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल एक हैं और इनके बीच का डिफरेंट बड़ा अंतर, मतलब बड़ा कठिनाई होता है इनको समझना, बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन लेट बड़ा आसान है। लेट की हिंदी होती है किसी काम को करने देना, खुद ना करना, किसी काम को करने देना। जैसे
पापा मोबाइल चलाते हैं, पापा मोबाइल चलाते हैं, ये टेंस है। पापा खुद मोबाइल चलाते हैं, ठीक है। लेकिन पापा मुझे मोबाइल चलाने देते हैं, चलाने देना, तो अगर किसी काम को करने देना होगा तो वो वहाँ पे हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको भी सीखेंगे तो हम बारी बारी सीखेंगे, पहले मैक को, गेट को, लेट को। समझ गई? समझ गए? कहने का मतलब साफ साफ है कि जब कर्ता किसी वाक्य की क्रिया को स्वयं न करके किसी थर्ड पर्सन से करवाता है या करने देता है, यहाँ करवाएंगे, यहाँ करने देंगे, यानी कि मैक और गेट में करवाएंगे और लेट में करने देंगे, स्वयं नहीं करेंगे, तो ऐसे क्रियाओं को हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, या बोलेंगे हिंदी में कारणवाचक क्रिया। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम समझेंगे, अभी हम समझ रहे हैं कि ये है क्या, ठीक है। मैं खाना पकाता हूं, मैं करता, खाना ऑब्जेक्ट हो गया, पकाना क्या होगा हमारी क्रिया, तो मैं खुद ही इस काम को कर रहा हूं, तो क्या होगा, ये टेंस हो गया। मैंने अभी जस्ट कहा टेंस होता है वो, जिसमें एक्टिविटी होगी, करता खुद करेगा, वो टेंस है। लेकिन मैंने अगर चेंज कर दिया कि मैं खाना पकवाता हूं, अब मैं खाना नहीं पकाता हूं, मैं खाना किसी थर्ड पर्सन से पकवाता हूं, तो ये कॉजेटिव वर्ब में आएगा, ठीक। मम्मी आज मुझे पीटेगी, मम्मी पीटेंगी फ्यूचर में ना, मम्मी पीटेंगी आज मुझे, मम्मी खुद पीटेंगी, तो मम्मी खुद काम कर रही है क्योंकि मम्मी हमारी सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हमने सेंटेंस को थोड़ी सी चेंज किया, मम्मी आज मुझे पापा से पिटवाएंगी, पापा पीटेंगे, मम्मी करता हमारी है लेकिन पीटेंगे कौन, पापा, यानी थर्ड पर्सन हमारे पापा हैं, तो थर्ड पर्सन के द्वारा ये क्रिया हो रही है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव है ना। ये मम्मी क्रिया है, सॉरी करता है, तो मम्मी क्रिया को, ये कार्य को नहीं कर रही है, पीटने का जो कार्य वो नहीं कर रही है, वो पापा से करवा रही है, तो थर्ड पर्सन इसमें क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। तो जिसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाएगा किसी क्रिया को करने के लिए, वो पॉजिटिव वर्ब होता है, ये पॉजिटिव हो गया। राजू ने मुझे गाली दिया, राजू ने खुद मुझे गाली दिया, राजू ने गाली दिया, एक टेंस है। राजू करता हमारा, गाली देना हमारा क्रिया हो गया, तो राजू ने तो क्रिया किया ना, गाली देने का क्रिया किया राजू ने, तो ये हमारा टेंस हो गया पास्ट टेंस में। लेकिन राजू ने मुझे गाली दिलवाया, भाव भी चेंज हो गए, यानी ये जो क्रिया है गाली देने का, वो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा करवाया जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव वर्ब होगा। ये समझ गए? इसमें किसी काम को करने, इसमें किसी काम को करवाने से मतलब है, ये जो दो वर्ड है, किसी काम को करवाने से मतलब है, लेकिन जो लेट है किसी काम को करने देना, इसको समझेंगे। पापा मोबाइल चलाते हैं, पापा खुद मोबाइल चलाते हैं, सेम काम कर रहे हैं, लेकिन पापा मुझे मोबाइल चलाने देते हैं। टीचर हमें रूम में बैठने देते हैं, पापा मुझे बाहर जाने देते हैं। तो ये जितने भी ऐसे वाक्य हैं जिसमें किसी काम को करने देने का बोध होगा, वो भी पॉजिटिव आते हैं, वो भी पॉजिटिव वर्ब होते हैं, लेकिन वहां पे लेट का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों अभी तो हमने समझा कि ये चीजें क्या होती हैं, अभी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम समझेंगे, अब हम कि मैक का इस्तेमाल कब कैसे करेंगे, इसके बाद गेट का इस्तेमाल सीखेंगे, और फिर लास्ट में हम लेट का इस्तेमाल सीखेंगे। मैंने अभी जस्ट कहा बच्चों, सबसे जो बड़ी चीज है कि मैक और गेट में अंतर समझना। तो पूरी वीडियो को आप देखोगे, थोड़ी सी वीडियो अगर आप स्किप कर लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और इन दोनों को कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करोगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेट तो बड़ा आसान है, लेट बड़ा आसान है, वो एक ही है, लेकिन मैक और गेट में जो डिफरेंस है उसको आपको समझना है। अगर आप डिफरेंट समझ गए तो आप इजीली कोई भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि मैक का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, वो भी पॉजिटिव रूप में, ठीक है ना। यहां मेरी बात समझेंगे कि हम अभी सीखेंगे कि मैक का इस्तेमाल कब करेंगे, वो भी पॉजिटिव रूप में, यानी जब कर्ता उस काम को न करके किसी थर्ड पार्टी से करवाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेक का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज होता है पहचान समझना कि कब हम मेक का इस्तेमाल कब करेंगे और कब हम गेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे कि किसी से कोई भी क्रिया अगर हम जबरदस्ती करवा रहे हैं या हक के तौर पे करवा रहे हैं तो वहां पे हम मेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मेरी बातों को आप समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। या मेरा एक तरीका है, मेरा एक मेथड है, अगर अपने हम मेथड से बारे में बात करें तो हमको केवल ऑब्जेक्ट को समझना है, आपको मेरी बात को समझने का प्रयास करना कि किसी से जबरदस्ती काम करवाना या हक के तौर पे करवाना, ये तो समझने वाली बात है। लेकिन आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके का इस्तेमाल करके हम इजीली वाक्य को पहचान सकते हैं। इसको पहचानने के लिए, समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के बारे में, ये आपको समझना पड़ेगा। दिमाग में ये है कि जो मेक का हम इस्तेमाल करेंगे चाहे जो गेट का इस्तेमाल करेंगे वो एज अ मेन वर्ब करेंगे। ये मेरी बात को आप समझना
कि हम इसको एज अ मेन वर्ब करेंगे, ठीक है। और ये कब करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। आपको मालूम है कि हम मेन वर्ब का इस्तेमाल कब करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो जो मेन हमने जो मेक का इस्तेमाल किया एज अ मेन वर्ब, उसके बाद क्या लगाएंगे हम? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगाएंगे क्रिया जो हमारा वाक्य की क्रिया है। तो हमको बस बीच वालों को समझना, अपने समझना ऑब्जेक्ट को। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई जीवित प्राणी है, जिसको हम कैसे पहचानेंगे? किसे या किससे। ये बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे आप। अगर हमारा ऑब्जेक्ट वाक्य का क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको पहचानेंगे कैसे? इसको खोजेंगे कैसे? किसे या किससे प्रश्न लगाकर जो वर्ड अगर मिलेगा तो वो हमारी क्या होगी? इनडायरेक्ट। तो अगर हम सीधे बात करें कि अगर हमारे वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट है, तो वहां पे हम मेक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट अगर वो डायरेक्ट है, अभी हम इसके बाद में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे गेट का इस्तेमाल, तो वहां पे हम लगाएंगे गेट। यहां पे दिमाग में कि जो हमारा मेक है, जो पॉजिटिव वर्ब है, और जो हमारा क्रिया का वर्ब है, उसके बीच में हमें लगाना ऑब्जेक्ट को। तो वही ऑब्जेक्ट पे पूरे सेंटेंस डिपेंड होगा। यानी कि अगर हमने यहाँ पे मेक का इस्तेमाल किया तो हम ये लगाएंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर हमने यहाँ पे गेट का इस्तेमाल किया तो हम लगाएंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो अभी हम गेट के बारे में पढ़ेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा बच्चों? मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि पहले कर्ता लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सॉरी अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इज-एम-आर है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्या करते हैं हम लोग? क्रिया के अंत में यस या यस लगा देते हैं, अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, और उस क्रिया के जो टेंस है उस टेंस के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे मैक को। यानी कि अगर हमारी क्रिया, अगर हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो अगर टेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो मैक्स लगाएंगे। अगर टेंस हमारा पास्ट में है तो क्या लगाएंगे हम? मैड। यानी कि अगर हम कहने की बात करेंगे तो मेक हमारा क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म। क्या हो गया हमारा? फर्स्ट फॉर्म। मेक हमारा हो गया, मैड हमारा हो गया सेकेंड फॉर्म, और मैड ही हमारा हो गया थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल दिमाग रखेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको मालूम है कि होता है कंडीशन कि अगर सिंगुलर है तो यस या यस लगा देते हैं, अगर प्लुरल है तो कोई परिवर्तन नहीं करते। ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमको यही इस्तेमाल करना एज अ मेन वर्ब मैड को, ठीक है। अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। तो यहाँ पे समझना क्या है, अभी पूरी समझ जाओगे कि ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जिसमें केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, और बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो क्या करेंगे? तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, चाहे मेक का इस्तेमाल करेंगे चाहे गेट का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम समझेंगे इस एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, यानी कि उसको खोजने के लिए हम किसे या किसी से लगा के प्रश्न पूछ के हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि हाँ वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो वहां पे हम मेक का इस्तेमाल करेंगे। और मेक का इस्तेमाल करेंगे एज अ टेंस, यानी टेंस के अकॉर्डिंग, वो भी मेन वर्ब के द्वारा, और हेल्पिंग वर्ब हम लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं और बिल्कुल समझने का बिल्कुल इजीली हम प्रयास करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करेंगे कि मेक का इस्तेमाल तब भी करेंगे जब हमारा क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। ये कैसे मालूम पड़ता है इनडायरेक्ट है? वो सजीव होता है। वो क्या होता है? सजीव, और उसे हम किसे या किससे प्रश्न लगा के फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कैसे? समझेगा। उसने रोहित को तेज दौड़ाया। रोहित ने, मतलब उसने तो दौड़ाया नहीं, मतलब उसने रोहित को तेज दौड़ाया। तो यहां पे कर्ता हमारा क्या हो गया? उसने। तेज दौड़ाना हमारी क्या हो गया? क्रिया, ठीक है। और ये हमारा हो गया, रोहित हो गया ऑब्जेक्ट जो प्रभावित हो रहा है उस एक्टिविटी के द्वारा। आपको मैंने ये बताया भी था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वह शब्द है जो क्रिया जब घटित होती है तो उस क्रिया के घटित होने के दौरान जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा, वो हमारी होती है ऑब्जेक्ट। तो हमारा प्रभावित कौन हो रहा? रोहित। तो रोहित को अगर हम ध्यान से देखें तो रोहित सजीव है। रोहित क्या हमारा? सजीव है। तो सजीव को देखकर हमें तुरंत दिमाग में लगाना कि हम क्या करेंगे? यहां पे मेक का इस्तेमाल करेंगे। आपको दिमाग में रखना है कि यही सजीव हमें दिखाएगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है? मेक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मेक का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो एक तरीका हो गया कि हमारा सजीव है, और अगर हम चाहें तो जो हमारा दो वर्ड है किसे या किससे लगा के प्रश्न पूछ के भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसने किसे दौड़ाया?
तो रोहित को। किसे दौड़ाया? रोहित को। तो रोहित हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमें ये आइडिया मिल गया कि हमें यहाँ पे मेक का इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? ये हमने पता कर लिया कि हमने मेक का इस्तेमाल करना है, लेकिन करना कैसे है? अब सवाल उठता है करना कैसे है। पहले सब्जेक्ट तो हमारा क्या होगा? ही। और पहली चीज दिमाग में रख लेंगे कौन सा टेंस है। तो टेंस के हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें हम क्रिया की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो दिमाग में वो कि हमें मैक को मैड लगाना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जो मैक का इस्तेमाल करेंगे वो एज ए मेन वर्ब करेंगे, ये दिमाग में बिल्कुल हो। तो ही, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं। आपको मालूम है कि अगर ये नेगेटिव होता तो हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव तो है नहीं। तो यहाँ पे सीधे हम लगाएंगे मेन वर्ब। तो ही मैड, ठीक है, ही मैड। अब यही सवाल है, अब लिखना हमें ऑब्जेक्ट रोहित। आपको समझना कि यही टर्निंग पॉइंट है, हमको ऑब्जेक्ट को बीच में लगाना है। रोहित क्या? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो रन फास्ट। ठीक है, तेज दौड़ाया, यानी कि ही मेड रोहित रन फास्ट। या दौड़ाने का स्पेलिंग हम चेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे दिमाग में रखेंगे कि जो रन का हम इस्तेमाल करेंगे दौड़ाने का, वो क्या करेंगे? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? ये अभी हम ऐसे सेंटेंस को समझ रहे हैं जिसमें केवल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पे मेरी कुछ बात समझेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में समझें तो ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? दो होते हैं। एक हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सबसे हमारा मेन है, क्योंकि जब तक आप इसके बारे में समझेंगे नहीं आपको बेटर समझ नहीं आएगा। और कुछ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेंटेंस में होते हैं। चलिए, अब कैसे मालूम पड़ेगा कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है? जो रूल होता है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, अगर हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल समझें तो वो कहता कि पहले हम लगाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे सेंटेंस में? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं। और फिर लगाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चों ये दिमाग में रख लेंगे, कभी भी आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, अगर हिंदी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं तो सबसे पहले लिखेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन सवाल है कैसे पहचानेंगे? तो ये क्या होता है? सजीव होता है। क्या होता है? सजीव। और ये क्या हो सकता है? निर्जीव हो सकता है। ठीक है, यह हमारा निर्जीव हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये पहचानने का मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें हो गया, अगर आप किसे लगा के प्रश्न पूछोगे तो निकल जाएंगे, किसे या किससे, किससे या किससे। और इसको क्या, अगर क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे तो निकल जाएंगे। मेरी बात समझेंगे? यानी कि किसी भी सेंटेंस को, अगर ऐसे सेंटेंस है यहाँ पे हमारा दो ऑब्जेक्ट है, अभी आपको बेटर समझ आएगा। तो अगर कोई भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो उस ऑब्जेक्ट को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहचानना कैसे पहचानेंगे? ये सजीव होगा, ये निर्जीव होगा, या इससे प्रश्न पूछेंगे किसे या किससे, और इससे पूछेंगे प्रश्न क्या से। समझ गए? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में हम मिस्टेक कर देते हैं। यानी कि अगर हमने कभी जल्दबाजी में हमने पहले डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हमने पहले ट्रांसलेट कर दिया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस सेंटेंस को आगे चल के भी करेक्ट कर सकते हो। यानी कि डायरेक्ट अगर हमने लिख दिया और हम इसके बाद हमें लिखना है इनडायरेक्ट, तो हम इसके पहले टू लगाना पड़ता है, टू फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा ये, ठीक है, ये समझ जाएंगे। तो ये हमारे ग्रामर का रूल है कि नहीं है? तो सारी चीजें जो हमारी पॉजिटिव वर्ब है वो किस पे डिपेंड है? वो हमारा डिपेंड है ऑब्जेक्ट पे। ये आपको समझना, पहले ऑब्जेक्ट को पहचानना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? यहां पे अभी जो हम एग्जांपल बात करेंगे वो क्या होगा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होगा, क्योंकि हम मैं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड सेंटेंस को। मैं उससे माफी मंगवाऊंगा। ये क्या हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में, और किससे मंगवाऊंगा? उससे। देखिए यहां पे आ गया हमारा किससे, तो ये हमारी क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। कौन सी ऑब्जेक्ट हमारा? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट हमने जहां टच किया तो हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हमें मैक का इस्तेमाल करना है एज अ मेन वर्ब। चलिए देखते हैं। तो पहले करता तो आई, यहां मंगवाऊंगा, फ्यूचर है ना, ये फ्यूचर में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां पे हम सेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सेल का इस्तेमाल होना बंद हो गया तो हम केवल विल का इस्तेमाल करेंगे। तो आई विल है ना, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वही मैक। यहां पे क्या फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि फ्यूचर बात करने में। तो आई विल मैक किसको? उससे। आई विल मैक हिम
आई विल मेक हिम एपोलाइज। बस हो गया। तो ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारे क्या था, केवल एक ऑब्जेक्ट था। सोहन मुझसे लिखवाता है, सोहन करता है लेकिन वो मुझसे लिखवाता है। किससे लिखवाता है? मुझसे। ये हमारी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हमारा इनडायरेक्ट है कि नहीं? लिखवाना हमारी क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो यहाँ भी क्या मिल गया हमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मेक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पे दिमाग में रखेंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। कर्ता सिंगुलर है तो क्रिया के अंत में यस या यस जोड़ देंगे, और कर्ता अगर आप प्लुरल है तो कोई परिवर्तन नहीं करते, केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? पहले सब्जेक्ट सोहन, अब मैक का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे लगाएंगे मैक्स। क्यों? क्योंकि सोहन सिंगुलर है तो हमने लगाया मैक्स। ठीक है, तो सोहन मैक्स मी क्या टू, सॉरी, सोहन मैक्स मी क्या राइट। बस करना कुछ नहीं है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है बच्चों, बड़ा आसान है कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक ऐसे एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अभी ये समझने का प्रयास करेंगे। अभी आपको थोड़ी सी समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब आप गेट को समझ लेंगे तो बेटर रूप से वो समझ आएगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो अगर राधा मुझसे होमवर्क करवाती है, किससे करवाती है? मुझसे। ये क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट हो गया। क्या करवाती है? होमवर्क। ये क्या हो गया, डायरेक्ट। यानी कि यहां हमने देखा दोनों मिल गए, दोनों ऑब्जेक्ट है, तो हमें घबराने वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इस रूल से करेंगे, चाहे तो गेट वाले रूल से करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों रूल मिक्स हैं, तो हम दोनों रूल से इसको ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन जो गेट वाला भी आपको समझ नहीं आएगा, गेट वाला पढ़ लेंगे तो आपको भी बेटर समझ आएगा। और लास्ट में मैं फिर से इस एग्जाम्पल को आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको बेटर समझ आए। अब मैं यहां हमको इससे मतलब है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं। तो राधा, ध्यान समझेंगे, मैक्स, क्योंकि हमारा इंडिफिनिट है, राधा सिंगुलर है। राधा मैक्स मी राइट, राधा मुझसे होमवर्क करवा दे ना, तो राधा मैक्स मी कंप्लीट, या डू भी हो सकता है, कंप्लीट होमवर्क। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मानेंगे, होमवर्क को माने, तो वहां पे हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने कहा कि यहां पे अगर हम गेट का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम आगे समझेंगे तो आप टेंशन नहीं लोगे। क्या हो जाएगा, राधा, समझेंगे, गेट्स होमवर्क। अब यहां हो गया हमारा होमवर्क, क्योंकि हमने किसको लिया पहले, डायरेक्ट को। राधा गेट होमवर्क, क्रिया की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड या डन। मैंने कहा ना, चाहे आप कंप्लीट का इस्तेमाल करो चाहे डू का इस्तेमाल करो। तो राधा गेट होमवर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, मुझसे, बाय मी। बस बड़ा आसान हो गया। तो बच्चों बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा इसको बेटर समझने के लिए। जैसे मैंने कहा कि मैं पापा से एक पत्र लिखवाता हूं। ठीक है, मैं पापा से एक पत्र लिखवाता हूं, तो यहां भी दो ऑब्जेक्ट है। किससे, पापा से, क्या, पत्र, दोनों मिल रहा है। यानी किससे हमारा मिल गया और हमारा क्या मिला। ठीक है, तो हमें मतलब किससे या किससे मतलब है ना हमें, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक के बारे में। तो अगर मैक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आई, समझेंगे, मैक। यहां हमने ऐसे यस नहीं जोड़ा, क्यों, आई हमारी क्या है, प्लुरल नंबर है। तो आई मैक, समझेंगे, आई मैक फादर, आई मैक फादर क्या, राइट और लेटर। बस। लेकिन अगर हम गेट का इस्तेमाल करें, जो अभी हम सीखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई गेट क्या, अ लेटर रिटन बाय फादर। तो बच्चों बड़ी आसान है, कुछ करना नहीं है। यानी कहने का मतलब साफ साफ कि कॉजेटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा अगर वो इनडायरेक्ट होगा तो हम मेक का इस्तेमाल करेंगे। अगर कॉजेटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा अगर वो
डायरेक्ट होगा तो वहां पे हम गेट का इस्तेमाल करेंगे पक्का। अगर हमने मेक का इस्तेमाल किया तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने गेट का इस्तेमाल किया तो क्रिया की हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में हम बाई के द्वारा दिखाएंगे कि कार्य किसके द्वारा हो रहा है। बड़ा आसान है, ठीक है। अभी आपको बेटर समझ आएगा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे गेट के बारे में, और गेट को अगर आप समझ जाओगे तो आपको बेटर रूप से समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे कि गेट का इस्तेमाल कैसे करें, ठीक है। हमने अभी मैक के बारे में समझा, तो यहाँ पे पहचान क्या होगा, मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि किसी को पैसे देकर किसी काम को करवाना। अगर हम किसी को पैसे देकर किसी काम को करवाएंगे तो वहां पे हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने मोबाइल को रिपेयर करवाया। रिपेयर करवाने का मतलब आपने पैसे दोगे, आपका रिपेयर करेगा वो, ठीक है। यहां पे समझना क्या है कि जिससे करवाया उस व्यक्ति से मतलब हमें नहीं है, यानी कि बल्कि क्या करवाया उस वस्तु का जिक्र होता है। बच्चों मेरी बात समझेंगे, मैक में हमें उस व्यक्ति का जिक्र होता है जिससे हमने करवाया, लेकिन यहां पे गेट में हमें उस व्यक्ति से मतलब नहीं है, हमें मतलब है वस्तु से, ठीक है ना। वस्तु मतलब जिस पे काम हुआ, ठीक है। आप इस चीज को समझेंगे। कह रहा कि मैंने अपनी कार मरम्मत करवाया, तो मैं क्या हो गया, करता हो गया। अपनी कार ये क्या है, हमारा वस्तु है जिसपे मरम्मत का काम चल रहा है, ठीक है। चाहे ऐसे समझिए वस्तु के बारे में जिसपे काम चल रहा है, या अगर हम समझेंगे ऑब्जेक्ट को लेकर तो यहाँ पे क्या आएंगे हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये भी क्या होता है, निर्जीव वस्तु को ही डिफाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे निर्जीव वस्तु से मतलब है, और वह निर्जीव वस्तु वह वस्तु होगी जिसपे काम होना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी मरम्मत हो रही है, कार की। मुझे मेरे बाल कटवानी है, बाल ये वस्तु है ना, ये कहीं ना कहीं वस्तु में आता है, तो बाल हमें कटवानी है पैसे देकर, मरम्मत करवानी है पैसे देकर। इसकी जांच करवा लेना, तो इसकी जांच करवा लेना तो कोई ना कोई वस्तु है। जैसे मान लो आप कोई कॉपी है, मैंने कहा इसकी जांच करवा लो, तो कॉपी किस में आएगी, ऑब्जेक्ट में आएगी, और उसी कॉपी पे काम हमारी होनी है, ठीक है ना। बिल्कुल दिमाग में ये रख लो, कोई भी अगर काम होता है तो काम को करने वाला और काम जिस पे होगा, तो जो काम करेगा जिससे हम करवा रहे हैं, ठीक है, वो उसको अगर वो होगा तो उसके लिए हम मैक का इस्तेमाल करेंगे और साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। और जिसपे काम होनी है, जो वस्तु है जिसपे काम होनी है, तो उसके लिए हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो होगा तो हम गेट का इस्तेमाल करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और इस ऐसे सेंटेंस में अगर उसको भी दिया है जिसपे हमें काम हमने करवाया, जिससे हमने काम करवाया, तो वहां पे हम बाई का इस्तेमाल करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को लिख डालेंगे, ठीक है बच्चों। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, मैं दोनों को लेके चल रहा हूं। ये ऐसे समझेंगे कि अगर जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सजीव है तो वहां पे हम क्या करेंगे, मेक का इस्तेमाल करेंगे, और मेक के साथ क्या करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो निर्जीव है तो वहां पे हम गेट का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों समझने का प्रयास करना, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने कहा ना, काम जो कर रहा है जिसपे काम होना है, तो जो काम कर रहा है अगर वो है तो वहां पे हम मैक का इस्तेमाल करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और जिसपे काम हो रहा है वस्तु पे, वस्तु की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और गेट का इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन वर्ब, ठीक है ना। समझते हैं, मैंने अपनी कार मरम्मत करवाई, तो मरम्मत कौन किया हमें मतलब ही नहीं है, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से हमें मतलब ही नहीं है, व्यक्ति का जिक्र ही नहीं है। जिक्र हो सकता है लेकिन यहाँ पे जिक्र नहीं है, हमें उस वस्तु का जिक्र है जिसपे काम हो रहा है, जो क्या है, अपनी कार, ठीक। स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि आई, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और ये करवाई। करवाई का मतलब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, सीधे गॉट का इस्तेमाल करेंगे। आपको मैंने बताऊंगा कि गेट फर्स्ट फॉर्म, गॉट सेकेंड फॉर्म, और गॉट ही क्या होता है हमारा थर्ड फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में एक प्रॉब्लम होती है, आपको मैंने पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वहां पे हम यस से यस लगाएंगे तो गेट्स हो जाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारी प्लुरल है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक। तो आई गॉट, वही लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या, माई कार, किसी की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। बस करना कुछ नहीं है। अगर वो भी होता जिससे काम करवाया जा रहा है तो वहां पे हम बाई का लगा के उसको लगा लेते। अभी है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे मेरे बाल कटवानी है, कटवानी है, यहाँ पे हम क्या करते हैं आपको मालूम है, यहाँ पे हम हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम है। यानी सिंगुलर होगा तो हैज टू, प्लुरल होगा तो हैव टू। तो मुझे
यानी कि आई, तो यहाँ लगाएंगे हैव टू, आई हैव टू, समझेंगे, आई हैव टू, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब लगाएंगे मेन वर्ब ना, क्या लगाएंगे मेन वर्ब, गेट, आई हैव टू गेट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे माई हेयर, क्या, कट, क्रिया की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है, दिमाग में हो। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसकी जांच करवा लो, इसकी जांच करवा लेना, ठीक है ना। अब इसकी जांच करवा लो मतलब ये इंपरेटिव में, और इंपरेटिव में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले क्या होती है, हमारी क्रिया होती है इंपरेटिव में। तो यहाँ पे क्रिया लिखेंगे, ऑलरेडी क्रिया हमारे पास क्या है, गेट, तो गेट ईट, इसकी कोई वस्तु की बात हो रही है, क्या होता है जांच करवाने का, चेक्ड, बस करना कुछ नहीं है, गेट ईट चेक्ड। अब यहाँ पे एक ऐसे एग्जाम्पल को हम समझेंगे जिसमें दोनों हो, यानी काम करने वाला इंसान भी हो और जिस पे काम हो रहा है वो भी हो, ठीक है। और ऐसे वाक्य को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसको बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, राधा प्रत्येक दिन मुझसे गीत गवाती है, ठीक है। यानी कि मेरी बात समझेंगे, मुझसे यानी मैं काम करने वाला हूं, और गीत जिस पे काम होनी है, तो दोनों चीज है। या ऐसे कर लेंगे, किससे गवाती है, तो मुझसे, क्या गवाती है, गीत। यानी कि ये दिखाता मेक और ये दिखाता हमारा गेट। आपको मैंने दो तरह बताया, दो तरीका बताया, ठीक है। आप चाहो तो इससे इसका इस्तेमाल कर लो, हमारा ऑब्जेक्ट का बिल्कुल आसान है। यानी कि अगर डायरेक्ट है तो मैक का इस्तेमाल करेंगे, और डायरेक्ट होंगे तो हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं ना, यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें हमारी है, हमारे पास ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट भी है। तो करेंगे क्या, इसको समझेंगे। तो इसके लिए अगर हम इसको मानेंगे ऑब्जेक्ट तो मैक का इस्तेमाल करेंगे, और इसको मानेंगे ऑब्जेक्ट तो हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम दोनों तरह से कर सकते हैं, कैसे समझेंगे। तो पहले हम करेंगे मैक का इस्तेमाल, तो राधा मैक्स, ये मुझे से, तो मी, राधा मैक्स मी, मैं मैक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, मी क्या, सिंग अ सॉन्ग, बस। लेकिन आपको लगता नहीं मुझे गेट से करनी है, तो आप गेट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, राधा गेट्स अ सॉन्ग, समझेंगे, अ सॉन्ग, क्रिया की थर्ड फॉर्म संग बाय मी, बस। अब अंतर क्या है, यहां पे हमने लगाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे बस आपको यही समझनी है, सब हमारा कमाल इसी का है, सिर्फ हमारा कमाल क्या है ऑब्जेक्ट का। यहां पे लगाया हमने इनडायरेक्ट, तो हमने मैक का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे एस हमने क्यों लगाया, मैक्स, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में और हमारी कर्ता क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लगाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा निर्जीव है, तो हमने क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी कि अगर मैक्स होगी तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, गेट होगा तो क्रिया की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हमने बाय मी क्यों लगाया, क्योंकि मेरे द्वारा इस क्रिया को किया जा रहा है, तो हम बाय मी का इस्तेमाल कर लिया हमने, ठीक है बच्चों। ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट था, आप आई होप आप समझ गए हो। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि लेट का इस्तेमाल कॉजेटिव वर्ब में कैसे करेंगे, ठीक है। लेट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और अक्सर हम लेट का इस्तेमाल आज्ञा देने या लेने के लिए करते हैं, जैसे लेट मी गो, लेट द गेस्ट स्लीप, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लेट का इस्तेमाल बिल्कुल अलग ढंग से करेंगे। कैसे करेंगे, एज अ कॉजेटिव वर्ब। तो बच्चों आप लेट का इस्तेमाल एज अ कॉजेटिव वर्ब भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि लेट का इस्तेमाल एज अ कॉजेटिव वर्ब कैसे करेंगे, ठीक है। मेरी बात समझेंगे। तो यहाँ पे हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात नहीं करें, हम टेंस के बारे में बात करेंगे। टेंस में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, अभी देखना कितना ईजी कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ लोगे कि जो लेट है, यहाँ पे आप समझेंगे कि जो लेट है उसकी हिंदी होती है करने देना। करने देना, किसी भी काम को, किसी भी कार्य को करने देना, बस आप ये याद कर लो, ठीक है। और इसका जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एज अ मेन वर्ब करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, मुख्य क्रिया के रूप में करेंगे। तो आपको मालूम है कि अगर मुख्य क्रिया के रूप में करेंगे तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी हमारी, लेट। लेट का सिंगुलर क्या होगा हमारा, लेट्स। इसकी प्लूरल क्या होगी हमारी, लेट। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है।
इसके सेकेंड फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लेट ही हो जाएंगी। और अगर हम थर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे, थर्ड फॉर्म, तो ये भी हमारी लेट हो जाएंगी। ये चीज बिल्कुल आपके दिमाग में हो। चलिए आईएनजी फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारी, अगर आईएनजी फॉर्म के बारे में बात करेंगे, फोर्थ फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेटिंग। तो इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि एज अ मेन वर्ब हमें इस्तेमाल करना है वाक्यों में। और भाव क्या होंगी, किसी काम को करने देना, ठीक है। और ये पूरी जितने भी हमारे टेंस है बरो टेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम दो दो एग्जांपल समझेंगे कि कैसे कैसे हम पूरे टेंस में कर सकते हैं। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। एक चीज दिमाग में रखेंगे कि जो हम लेट का इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन वर्ब, एंड उसके पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो अगर हम एक पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा, हमारी पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और फिर लेट का इस्तेमाल करेंगे। और लेट का इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन वर्ब, ये दिमाग में हो, एज अ मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। देन समझना, देन ऑब्जेक्ट, देन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ये समझना है, कहीं ना कहीं लेट और गेट्स के टच में है। यहां पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना कि जो क्रिया जो होने वाला है, जिस काम को हम करने वाले, हम उसका इस्तेमाल करेंगे जो ऑब्जेक्ट होगा, है कि नहीं। चलिए एग्जांपल को समझते। तो हम हर टेंस में दो दो एग्जांपल को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले लेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। पापा मुझे टीवी देखने देते हैं, देखने देते हैं, है कि नहीं। पापा मुझे टीवी देखने देते हैं, यानी इसमें क्या होता है कि कर्ता खुद जो एक्टिविटी है, क्रिया, उसको नहीं करता और किसी को करने देता है। तो पापा किसको करने दे रहे हैं, मुझे। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम क्या करेंगे, लेट का इस्तेमाल करेंगे और एज ए मेन वर्ब। कैसे, माई फादर, माई फादर। इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब होता नहीं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है, उसमें आपको बताया कि कैसे हम क्रिया को एक वचन और बहुवचन में चेंज करेंगे। तो आप समझ लो आज कि क्रिया ऑलरेडी क्या होता है, बहुवचन में, और उसको एक वचन हमें बनाना तो एस या एस जोड़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या, माई फादर सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम एस या एस जोड़ेंगे। हेल्पिंग हम तो कोई नहीं छोड़ देंगे। तो माई फादर लेट्स, लेट्स क्यों लेट्स, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमें क्रिया भी सिंगुलर रखना पड़ता है। माई फादर लेट्स मी, मी, ठीक है, मी, मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं, मी क्या, वॉच टीवी। आसान है कि नहीं, आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बच्चे रोहन को क्रिकेट खेलने देते हैं, ठीक है। बच्चे रोहन को क्रिकेट खेलने देते हैं, खेलते नहीं, खेलने देते हैं। यहां पे इसको समझ लेंगे आप, खेलने देते हैं तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। यहां पे क्या है, ये प्लूरल नंबर है, सिंगुलर है, यानी कि हम यस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चिल्ड्रेन लेट किसको, रोहन प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। यानी कि लेट के बाद हम ऐसे ऑब्जेक्ट को लिखेंगे जिससे उस क्रिया को करवानी है, जिससे क्रिया को करवानी है, बस आसान हो गया कॉन्सेप्ट। हमारी क्या होगी, प्रेजेंट हमारी इंडेफिनिट हो गई। अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, आप अगर एक टेंस समझ जाएंगे प्रेजेंट की तो आप बिल्कुल सारे टेंस समझ जाएंगे। बस हमें सहायक क्रिया को चेंज करना है और लेट को हमें एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल करना है, ठीक। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे मैंने कहा शिक्षक बच्चों को कक्षा में बैठने नहीं दे रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब यहां पे भी बैठने नहीं दे रहे, मतलब किसी काम को करने देना या नहीं करने देना, वहां पे हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। इस का इस्तेमाल करेंगे जब हमारा कर्ता सिंगुलर होगा, आर का इस्तेमाल करेंगे जब कर्ता हमारा पिंगुलर होगा, और एम का इस्तेमाल करेंगे जब कर्ता हमारा आई होगा। तो शिक्षक है, कोई एक है यानी सिंगुलर है,
द टीचर, ठीक है, इज नॉट, आपको तो मालूम है कि हम नॉट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो द टीचर इज नॉट लेटिंग, ये दिमाग में हो, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो लेट का आईएनजी फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे हम लेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, LETTING। डबल टी क्यों हुआ, मैंने एक वीडियो बनाया, वहाँ जाके देख लेंगे कि डबल टी आईएनजी जोड़ने के नियम, ठीक है, अब आप देख लेंगे वीडियो। तो द टीचर इज नॉट लेटिंग द चिल्ड्रेन, कहाँ पे, सिट इन द क्लास, आसान हो गया, ठीक है। बस ये चीज समझना कि लेट के बाद इसको जो लिखने वाली जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है, और कैसा ऑब्जेक्ट है जिससे हमें काम को करवाना है, हमको वही नोट करना है लेट के बाद, समझ गए, ठीक है। एक और एग्जांपल समझेंगे। मैंने कहा बच्चे बंदर को पेड़ पर बैठने नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे बंदर को पेड़ पर बैठने नहीं दे रहे हैं। कह रहा कि बच्चे बंदर को पेड़ पे बैठने नहीं दे रहे हैं, तो ये भी हमारी कॉन्टिन्यूअस है। और यहां पे जो हमारी करता है वो क्या है, वो बहुवचन, यानी कि बच्चे, क्या होगा, द चिल्ड्रेन आर नॉट, फिर वही लेटिंग, किसको नहीं दे रहे बैठने, बंदर को, मंकी कहां पे, ऑन द ट्री। आसान हो गया है कि नहीं बच्चों, बड़ी आसान कॉन्सेप्ट है। आप लेट को बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे कि लेट का इस्तेमाल हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो भाव होनी चाहिए वो किसी क्रिया को करने देने का होना चाहिए, ठीक है। अभी हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, एग्जाम्पल को समझेंगे गौर से। मैंने कहा राधा मुझे टीवी देखने नहीं दी है। ये बच्चों किसमें, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। और जहां पे हमें क्या करना पड़ता है, हैज या हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम इजीली किसको कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, राधा सिंगुलर है तो हैज नॉट, लेट क्रिया की थर्ड फॉर्म, मी क्या, वॉच टीवी, कुछ नहीं है कि नहीं है। अब हम एक बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, देखते हैं। मैंने कहा सोहन को अपने पास बैठने नहीं दिया, या बैठने दिया कर लीजिए, पहले बैठने दिया। तो रोहन, ठीक, लेट, क्योंकि इसमें कोई तो सहायक क्रिया होता नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में। रोहन लेट, सोहन सीट बिसाइड हिम। बस इसके नेगेटिव कैसे करेंगे, छोटा बच्चा मुझे मोबाइल चलाने नहीं दिया। तो छोटा बच्चा मुझे मोबाइल चलाने नहीं दिया, तो क्या करेंगे, यहां पे हम स्मॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या लिटिल चाइल्ड, ठीक है, द लिटिल
द लिटिल चाइल्ड हो गया डिड नॉट, यहाँ पे हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो द लिटिल चाइल्ड डिड नॉट लेट मी यूज मोबाइल। आसान हो गया। तो बच्चों बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, आप चाहे तो प्रैक्टिस करके इसको बिल्कुल समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।